साथियों नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं भारत में मूल निवासियों अर्थात SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी शोषण के कारण एक ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण पे हम लोग बात करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता अतुलनीय है। इस विशाल जनसमूह वाले देश में एक बड़ा हिस्सा मूल निवासियों यानी SC ST OBC का है। भारतीय संविधान ने इन्हें विशेष अधिकार दिए हैं, फिर भी सदियों से यह समुदाय शोषण, वंचना और पिछड़ेपन का शिकार रहा। मूल निवासियों के इस निरंतर शोषण के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि यह ऐतिहासिक अन्याय, त्रुटिपूर्ण नीतियों अर्थात आर्थिक लालच और सामाजिक भेदभाव का एक जटिल ताना बाना है। तो आइए हम लोग इसी संदर्भ में इन कारणों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जल, जंगल और ज़मीन से बेदखल विस्थापन की जो समस्या है, आदिवासियों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति, जल, जंगल, ज़मीन पर निर्भर है। यह केवल उनकी आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। औद्योगिकीकरण और खनन ने भारत के अधिकांश खनिज संसाधन, कोयला, लोहा, ऑक्साइड इन्हीं क्षेत्रों में है जहां आदिवासी रहते हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उद्योगों वाला और बांधों और खनन परियोजनाओं के लिए उनकी ज़मीनों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया। त्रुटिपूर्ण पुनर्वास विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा का पुनर्वास नहीं मिला। वे अपने ही ज़मीन पर शरणार्थी बन गए। उसका ऐतिहासिक नीतियाँ और औपनिवेशिक कानून शोषण की जड़ें ब्रिटिश शासन काल से जुड़ी हुई है, जिसे आदिवासी आज़ादी के बाद भी पूरी तरह बदला नहीं जा सका। ब्रिटिश वन कानून अंग्रेज़ों ने 1865 और 1878 में के वन अधिनियम के जरिए जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके तहत आदिवासियों सदियों पुराने वन अधिकारों को छीन लिया गया और उन्हें अपनी ही ज़मीन पर अतिक्रमणकारी बना दिया गया। आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया गया। अंग्रेज़ों ने कई जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया, जिससे समाज में उनके प्रति गहरा पूर्वाग्रह पैदा हुआ। आज़ादी के बाद इन कानूनों को बदला गया, लेकिन सामाजिक मानसिकता आज भी पूरी तरह नहीं बदल सकी है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, शिक्षा के अभाव में आदिवासियों के शोषण को और अधिक आसान बना दिया गया। इसी प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा की बाधा क्या है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली अक्सर उनकी स्थानीय भाषाओं जैसे गोंडी, भीली, संथाली में नहीं होती, जिससे आदिवासी बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ सकें और उससे दूर हो जाते हैं। कानूनी जानकारी न होना भी एक कारण बन सकता है इन आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए। साक्षरता दर कम होने के कारण वे अपने संवैधानिक अधिकारों, पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जन्मजात रहते हैं और अनजान भी रहते हैं। इसका फ़ायदा बिचौलिए, साहूकार और भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। आर्थिक शोषण और ऋणग्रस्त कर्ज का जाल आर्थिक
रूप से आत्मनिर्भर न होने के कारण आदिवासी समुदाय हमेशा से बाहरी ताकतों के निशाने पर रहा है। साहूकारी प्रथा जब आदिवासियों को खेतों या बीमारी के कारण लिए गए पैसों की ज़रूरत होती है तो वे स्थानीय साहूकारों के पास जाते हैं। ये साहूकार अत्यधिक ब्याज पर इनसे पैसा वसूलते हैं। बंधुआ मजदूरी कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आदिवासियों की कई पीढ़ियों को बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। यही कारण है कि उपज का कम दाम जंगलों से इकट्ठा किए हुए उत्पादों जैसे महुआ, तेंदुआ पत्ता, शहद को व्यापारी बहुत कम दामों में खरीदते हैं, जिससे आदिवासी को उनकी कड़ी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यदि संसद और विधानसभा में आदिवासियों के लिए सीटें आरक्षित है, फिर भी नीति निर्माण के शीर्ष पर उनकी वास्तविक आवाज़ कमज़ोर है। कानून का लचर प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा कानून 1996 कागजों पर बेहद मजबूत है। ये आदिवासियों को उनकी ज़मीन और ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देते हैं, लेकिन नौकरशाही की उदासीनता और बड़े कॉरपोरेट घरानों के दबाव में कारण इन कानूनों को ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता और सामाजिक भेदभाव और सांस्कृतिक अलगाव मुख्य धारा का समाज अक्सर आदिवासियों का पिछड़ा, अविकसित या अभ्यस्त माना गया। पहचान का संकट आधुनिकता की दौड़ में आदिवासियों को समृद्ध संस्कृति, भाषाओं और शैली जीवन को कमतर आंका जाता है। मुखरता से दूरी, भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ों और घने जंगलों में रहने के कारण व्यवस्था, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उन तक बहुत दूर से पहुंचती है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से कटे रहते हैं। विशेषकर हम लोग अब बात करते हैं उनके निष्कर्ष और समाधान की राह पर। भारत जैसे विशाल देश में यदि मूल निवासियों का शोषण जारी रहता है तो देश का विकास कभी भी समावेशी नहीं कहलाएगा। इस शोषण को रोकने के लिए केवल एक कानून बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा कानून को पूरी तरह से ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। आदिवासियों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना, उनकी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उन्हें विश्व का ऐतिहासिक और हिस्सेदार बनाना ही इस समस्या का वास्तविक समाधान है। जब तक जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक उनका वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं होगा। यदि आप इस देश में आदिवासी, इस देश के मूल निवासियों को पूर्ण अधिकार देना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो उनके साथ जो किया गया भेदभाव है, उस भेदभाव को आपको मिटाना पड़ेगा। आपको उस भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। आपको उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। उनको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके विकास और उनको जो क्षमता है, उस क्षमता को हम लोग दबा दे रहे हैं। इस देश की सरकार हो, चाहे कानून हो, उद्योगपति, बड़े बड़े घराना उसके लिए जिम्मेवार हैं। अब संवैधानिक प्रावधान जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है। प्रमुख आदिवासी आंदोलन जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान भी आप कह सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने इस देश के बहुजन समाज मूल निवासियों के लिए जो उलगुलान किया और वन अधिकार अधिनियम 2006 की वर्तमान स्थिति को सुधार करने की ज़रूरत और प्रखरता से लागू करने की ज़रूरत है। तो तब ये रहा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ताकि हमें भी हौसला मिल सके और हमें भी ये लगे कि हमने जो मेहनत किया है वो हमारा मेहनत सार्थक है। आप लोग जब बताते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, ये कमी है, ये बेसी है। तो आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान।